अच्छा है। मरने जीने का जज्बा इस देश के सैनिकों में पहले भी था। हम सब जानते हैं ये वही बॉर्डर है जिस जगह पर पाकिस्तान, जिसके तरह पाकिस्तान के सैनिकों ने अपने से आत्मसमर्पण कर लिया, वही तो पाकिस्तान पड़ोसी देश है। ये हमारे देश के सैनिकों की ताकत थी, लेकिन देश के सैनिकों को आजादी नहीं थी। जिस जैसी परिस्थितियां थी उस समय हमारे देश के सैनिक, उस यहाँ पर हुआ था हमला, अंदर भी जब परमाणु या वहां पर जो आतंकवादियों ने हमला किया था, उस समय भी कहा था कि हमें छूट दे, आनंद लेंगे, जो भी कोई घटना देश के जवान अंदर घुस के मारेंगे, लेकिन छूट नहीं थी। लेकिन आपने देखा होगा जब नरेंद्र मोदी जी बने और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में ये छूट दे दी। पहले गोलियों का था, कितनी गोली चली, किधर से चली, कहाँ है उसकी वो टोपी, सारा रहता था, और परमिशन भी दिल्ली से मिलती थी, तब जाकर कहीं अगर साफ करना होता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री सैनिकों को कह दिया कि जब सामने से गोली चले तो कोई गोलियां गिनने की आवश्यकता नहीं है, जितने आए उतने उड़ा दो। ये छूट मिली देश के सैनिकों, और वो इसलिए कि आज हम दीपावली का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दीपावली हमारे देश के सैनिकों के साथ मनाते हैं। आज ये 8वीं दीपावली है, 9वीं दीपावली, जो जब से प्रधानमंत्री बने तब से लगातार अलग अलग सीमा के ऊपर जाकर और देश के सैनिकों के बीच में बैठकर और दीपावली का जश्न मनाते हैं। आपको पता है चाइना के बॉर्डर के ऊपर ये देश के जवानों के साथ में दीपावली मना रहे हैं, और पिछली बार हमारे जैसलमेर के अंदर ही प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने उस समय अपने सैनिकों के साथ में दीपावली मनाई थी। तो ये बदलता भारत है अब अपना, अब भारत की ताकत भी बढ़ रही है हमारी। आज जो कभी हम हथियार विदेशों से लाकर हम युद्ध लड़ा करते थे, हमारे पास में यहाँ पर मैं देखता था जब मैं छोटा था, कई बार इधर आना होता था तो देश के जवानों के पास में बंदूकें होती थी, जिससे वो एक बार एक बंदूक, एक गोली निकालते, दूसरी चढ़ाते थे, उसके बाद में फायर करते थे। मैं खुद इसी तरह से एनसीसी के अंदर था, तो एनसीसी का मैं सार्जेंट था उस समय। मैं खुद ही मैंने वो 303 से फायरिंग किए, एक गोली चढ़ाओ एक निकालो, ऐसे चलता था, 5 एक साथ लोड होता। और के अंदर मुझे बताते हुए डीआईजी साहब, मुझे खुशी है कि मैं एनसीसी के अंदर मेरा राजस्थान में टॉप पे फायरिंग में, जब मैं एनसीसी का सार्जेंट भी था और मेरा उस समय पॉइंट एक तो ग्रुपिंग के अंदर और स्नैप शूटिंग के अंदर, तो मेरा राजस्थान में दूसरा नंबर लगा था और स्नैप शूटिंग के अंदर मेरा तो 1 नंबर पे आया था मैं। तो उस समय फिर राष्ट्रपति के लिए अवार्ड का विषय था, लेकिन आरक्षण का आंदोलन के अंदर वो सारा फिर आगे बढ़ा नहीं। उस समय आंदोलन चला था आरक्षण का। तो सर आप गलत प्रोफेशन में चले गए। तो ये जरूर है कि मेरा सौभाग्य होता कि मैं देश की सीमा के ऊपर आज रक्षा करता था, लेकिन फिर भी राजनीति के अंदर रहते हुए भी वही काम है, देश की अवसर है। और अगर हम पॉजिटिव सोच के साथ राजनीति करते हैं तो वो अलग, आप सोच सकते हैं कि देश के अंदर सेवा करने के लिए हमें कई अवसर है। देश की सेवा करने वाला आज देश की बॉर्डर के ऊपर भी सेवा करता है, रक्षा करता है, तो देश के भीतर के अंदर भी ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग होना बहुत जरूरी है। ये हमारा देश गुलाम क्यों हुआ इतने वर्षों तक? इस देश में 1000 साल तक हमारा देश गुलाम रहा। पहले इस देश में मुगल आए, मुगलों ने शासन किया, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इस देश के ऊपर शासन किया। इसके पीछे कारण क्या था? हमारी आपस की फूट थी, हमारे हम संगठित नहीं थे। देश के अंदर उस समय भी जो रियासतें थी उनकी सेना तो होती थी, लेकिन सेना क्या करती थी? सेना संगठित नहीं होती थी, अलग अलग राजा महाराजाओं की सेना होती थी, और वो सैनिक, एक सेना के ऊपर हमला होता था, दूसरी सैनिक सेना बटालियन देखा करती थी कि उनको पता है वहां हमला हुआ, हमारी क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते वो मुगल और अंग्रेज आगे बढ़ते गए, और भारत के अंदर जिस तरह से 1 साल तक गुलामी का जो हमें दंश झेलना पड़ा, तो ये सारी चीजें, देश के अंदर भी ताकत होना बहुत जरूरी है, देश के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा होना बहुत जरूरी है। और जब जनता राष्ट्रवादी विचारधारा की होती है ना, तभी देश के अंदर हम और ताकतवर बन सकते हैं। और मैं आपको कहना थी विचारधारा की, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको यहाँ पर कि राष्ट्रवाद में सेना के साथ जब जुड़ती है तब देश के अंदर सैनिकों की भी ताकत बढ़ती है, और तो एक
दुश्मन के भी दांत खट्टे करने में हम सफलतापूर्वक सक्सेस हो सकते हैं। ये बाड़मेर का एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। इस बाड़मेर के अंदर जब 72 का वार हो रहा था, उस समय अचानक जब ये निर्देश मिले कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध के संकेत मिल रहे और भारत की सेना जब यहाँ रवाना हुई, में लगभग 50-60 हजार सैनिक थे जो एक साथ थे। तो जब इतने सैनिक एक साथ मूवमेंट हुए तो उस समय यहाँ के कलेक्टर को यह कहा गया था, कलेक्टर को यह कहा गया कि आपको कल सुबह तक, शाम का समय था और कहा था सुबह तक 50-60 हजार लोगों के भोजन बनाना, इस देश के जवान आ रहे सैनिकों की व्यवस्था करके रखिए। कलेक्टर के उस दौर के अंदर न तो इतनी व्यवस्था थी न कुछ थी, उसके हाथ पैर फूल गए कि 50-60 हजार का मैं 12 घंटे में भोजन की व्यवस्था कैसे करूंगा। और ऐसे करके वो रात को 9 बजे अपने हाथ खड़े कर दिए और बैठ गया कि मेरी नौकरी गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे समय में उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूं। तभी उनका सहयोगी था, उसने कहा कि एक स्थान है जहां पर जाकर अगर बात करोगे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। और उन्होंने कहा ऐसा कोई भी स्थान हो बताओ, कोई भी खाना बनाने के लिए तैयार नहीं, इतना भोजन रात को वो बना ले। उस समय यहाँ पर इतना संसाधन नहीं था, सिंगल रोड जोधपुर तक के लिए थी और जिस तरह से वहां पर ये सीमेंट डांबर की जो रोड है वो भी नहीं थी, ऐसी स्थिति थी। अगर कोई गाड़ी भी जोधपुर से भी अगर सामान सब्जी अगर लेके आना चाहे तो उसको भी इतना समय लग जाता था कि वो सुबह जाए तो रात को भी वापस आए, इतना तो टाइम आने जाने में लग जाता, बनाने का तो बहुत दूर की चीज थी। ऐसे समय के अंदर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के संघ चालक थे, उनसे बात की। उन्होंने कहा आप उनसे बात कीजिए, वहां समाधान हो सकता है। और जब उनसे रात को 10 बजे कहा गया कि सुबह देश के सैनिक आ रहे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है, ये सत्य घटना है, कोई मैं आपको कहना चाहता हूं। और उस समय जब रात को 10 बजे ये बात की गई तब उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर देश के जवान के लिए अगर कुछ भी करना होगा तो समाज साथ खड़ा है। और उन्होंने तुरंत कहा कि आपको सुबह कितने बजे भोजन के पैकेट चाहिए। उन्होंने कहा हमें 6 बजे भोजन के पैकेट की आवश्यकता है, लगभग 60-70 हजार। और उसी समय आरएसएस के जो सभी स्वयंसेवक थे उनको रात को बुलाया गया 11 बजे और बुलाकर उनसे कहा गया कि इतने सैनिक आ रहे हैं, सबके भोजन की आवश्यकता है। और भोजन की व्यवस्था के अनुसार वो जब सभी स्वयंसेवक वहां पर जब इनसे बात की तो रात को 12 बजे प्रत्येक घर पर गए वो, और घर पर जाकर कहा कि देश के जवान हमारी देश की रक्षा के बॉर्डर के लिए हमारे आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। समाज खड़ा हो गया। रात को जैसे दीपावली का मौसम होता है वैसी स्थिति होती, वैसा एकदम सब जगह खाना बनाना, हर घर ने सहयोग वहां पर खड़े हो गए दीवार के गेट के आगे। और उन्होंने खाना बनाकर 2 बजे और 3 बजे के आसपास सबके हर घर से किसी के कहा कि 2 भोजन के पैकेट की आवश्यकता है, उसने 3 दिए। जिसको कहा 5 भोजन की व्यवस्था करनी है उन्होंने 7 दिए। इस तरह से जो 50,000 भोजन की जगह 1 लाख भोजन के पैकेट सुबह 4 बजे कलेक्ट्रेट के अंदर पहुंच गए। और जब युद्ध के हथियारों की भी आवश्यकता हुई कि उस समय सैनिक जाकर हथियार नहीं ला सकते थे, एमुनेशन अगर कम पड़ जाए, तो उस समय के अंदर देश के समाज उस समय साथ खड़ा हुआ और पीछे से लाने का काम और भोजन लाने का काम और हथियारों को लाने का काम उस समय संघ के स्वयंसेवक कर रहे थे। आरएसएस के कार्यकर्ता इस तरह से जान की जोखिम, जिस तरह से बाहर पीछे आगे सैनिक युद्ध लड़ रहे थे तो पीछे से चिंता नहीं थी, पूरा समाज उनके साथ खड़ा था। इस तरह से एक ताकत जो है देश के अंदर, राष्ट्रवादी विचारधारा होना बहुत जरूरी है। और राष्ट्रवादी विचारधारा तभी, इसीलिए ये सभी जो हमारे यहाँ पर बैठे हैं ये सभी देश के लिए जान आप देना, जिस तरह से बॉर्डर के ऊपर रक्षा करने के लिए खड़े हैं, वैसे ये भी अगर आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से ये भी वहां पर खड़े हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम आने वाले समय के अंदर सीमाओं को भी ताकतवर बनाना है, देश को अंदर से भी हमें ताकतवर बनाना है। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि हमारे देश को आने वाले वक्त के अंदर विकसित राष्ट्र बनाना है। और विकसित राष्ट्र बनाना है तो उस समय हमारे देश को कोई गरीब भी ना कहे और देश के सैनिकों के पास में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। हर नई टेक्नोलॉजी का जो हथियार होता है वो हमारे देश के जवानों के पास में होना चाहिए। और इसी दिशा में हम सब देख रहे हैं कि आज से कुछ समय पहले हमारे पास में कैसे हथियार थे और आज हमारे पास में कितने
मतलब आधुनिक हथियार आए हैं। आज हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एक समय तक हम इंपोर्ट किया करते थे हथियारों को, हमारी जो मिसाइल्स है उनको, हमारे मेक इन इंडिया जो है वहां पर हमारे हथियार शुरू हो चुके हैं, हमारे स्वयं के यहाँ पर हथियार बनते हैं। एक वक्त वो था जब हम बाहर से आयात करते थे, और अब वर्तमान में ये स्थिति है कि हमारे हथियारों को हम एक्सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से हमारे देश को ताकत, जहां एक तरफ अंदर से भी ताकत करने की, ताकतवर बनाने की आवश्यकता है, तो देश की सीमा के ऊपर आप सभी भाई यहाँ पर दिए, तो हमें किसी प्रकार की चिंता, हमारे देश के जवान निश्चित रूप से देश की सीमा के ऊपर जिस तरह से मुस्तैद है, ये पाकिस्तान से हमें ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद ही अपनी मौत इस तरह से चल रहा है कि उसके खुद के खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। और स्थिति ये है कि पाकिस्तान हो गया चाहे चाइना हो गया, अब हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित है, और सुरक्षित है तो उसमें निश्चित रूप से आप सभी का पसीना है, इसके ऊपर आप सबकी मेहनत है, और आप रात दिन इस देश के ऊपर निगहबान जिस तरह से आप आंखें गड़ा कर बैठे हो, इसलिए इस बॉर्डर के ऊपर कभी किसी के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं होती है। इसलिए कि पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो चाहे कोई भी देश हो, अब हमारे देश के जवान, आप सभी देश भी अब सुरक्षित हैं, और आने वाले कल में हमारा देश विश्व का सबसे मजबूत देश बनेगा, और तब हम सबको गर्व होगा। और निश्चित रूप से मैं आप सबको इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि आप हैं तब तक हमारा देश मजबूत है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अब देश आगे बढ़ चला है। हम सभी यहाँ पर बैठे किसान परिवार से भी आते हैं, तो कोई ऐसे अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, सब अपने, अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आपने देखा होगा इतनी योजना भी प्रारंभ की है। सबके पीछे एक ही हेतु है कि राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सबसे पहले। अभी अग्निवीर योजना प्रारंभ की गई है। ये अग्निवीर आने वाले कल में देश के लिए सबसे ताकतवर हथियार बनेगा, ये मैं आपको दावे के साथ में कहना चाहता हूं। सेना के अंदर जो भर्ती होना है वो तो होंगे ही, वैसे ही आज भी भर्ती होती है, आगे भी होगी भर्ती, लेकिन जितने लेने उससे हमारे 75% अधिक लेकर, जैसे जो युवा सिर्फ 18 साल की उम्र के अंदर, देखते हैं कई युवा जो 18 साल की उम्र में कहां इधर उधर घूमते हैं, और वही 18 साल की उम्र के अंदर आकर देश की सीमा के ऊपर देश की रक्षा करने के लिए जवान खड़ा होगा। तो 18 साल की उम्र के अंदर देश की सीमा के ऊपर देश की रक्षा भी करेगा, और 18 साल की उम्र के अंदर वो एक अनुशासन भी सीखेगा, और 18 साल के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा भी वो वहां पर सीखेगा, और देश के लिए जीने मरने का जज्बा सीखेगा, और वहीं पर हथियार भी चलाना सीखेगा। और जब वो यहाँ से हथियार अगर अग्निवीर सीख कर जाएगा, और उस परसेंट ऐसे होंगे जो उनमें से एकदम कमांडो जैसे होंगे, उनको स्थायी कर दिया जाएगा, और 75% बाकी जो चाहेंगे उनको लगभग 25 लाख रुपए के आसपास वो 4 साल बाद में पैसा लेके अपने घर को जाएगा। लगभग उसको 25 लाख रुपए उस समय तक मिल जाएंगे। उस 25 लाख से वो रोजगार भी प्राप्त कर सकता है, और रोजगार के साथ अपना खुद का बिजनेस भी कर सकता है। और इसके साथ ही जब कभी युद्ध की स्थिति बनती है, अगर कभी देश के ऊपर ऐसा संकट आ जाता है, जैसा कि यूक्रेन के अंदर हम सब अभी देख रहे हैं, यूक्रेन के अंदर आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। उस यूक्रेन के अंदर युद्ध के अंदर यूक्रेन की जनता भाग गई, क्योंकि उनको कुछ चलाना, हथियार वगैरह चलाना आता नहीं था। जनता भाग गई, उनके अंदर राष्ट्रवादी विचार था ना कुछ भी था। और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज यूक्रेन पूरा खाली हो गया। वो बम गिरा रहे, सिर्फ खाली मकानों के ऊपर बम गिरा रहे, पड़े मकानों के ऊपर चल रहे। जनता वहां से देश छोड़ के दूसरे देश में चली गई। ये स्थिति यूक्रेन के अंदर बनी, और अगर यही स्थिति यहां अगर बन जाती है ना, तो आपको पता है देश की सीमा पर आप खड़े हैं, देश के जवान जो सीमा के प्रहरी के रूप में रक्षा कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो देश की जनता है ना, जो ऐसे अग्निवीर जो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जो 75% वापस गए, वो हथियार भी चलाना सीखे हुए हैं, और वो अनुशासित भी है, और वो देशभक्त भी है। इसलिए वो अपने हथियार लेकर
और देश के बॉर्डर के ऊपर तुरंत अपना साथ देने के लिए वो आकर खड़े हो जाएंगे। किसी की मजाल है कि कोई भारत की सीमा के ऊपर और उसके सामने देखने की हिम्मत कर सके। उसके दांत खट्टे करने का काम चाहे कोई भी देश होगा उसका करने की भारत के सैनिक और आम जन इस दिशा के अंदर जाएगा। ऐसी ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये दीपावली है, दीपावली के अवसर पर हम सब आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि देश आगे बढ़ चला है। आप सभी के दम पर, आपके जवानों के जिस जज्बे की होता है, तो यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर बैठे आप भाई, चाहे इस तपती धूप के अंदर हो, चाहे अगर कहीं बर्फीली पहाड़ियों के अंदर हो, चाहे कहीं पर भी जंगलों के अंदर बॉर्डर के ऊपर हो, आप जब चैन से नहीं सोते हैं तब देश चैन से सोता है। इसलिए हम सब आपको प्रणाम करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप अपने सब पूरे परिवार को वहां पर सबको घर छोड़कर और देश की सीमा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। तो मैं आपको भी बधाई देता हूँ और आपके पूरे परिवार को सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पुनः मिलेंगे, मिलते रहेंगे, क्योंकि ये तो मेरा क्षेत्र आते ही रहेंगे। वैसे कि पूरा बहुत ये सीमा बहुत लंबी है। यहाँ से अगर प्रारंभ होती है ठेठ अगर लगभग 450-500 किलोमीटर की सीमा है पाकिस्तान, बाड़मेर और जैसलमेर की मिलाकर। तो इतने में मैं लगभग हर बार जाता ही रहता हूँ। पिछली बार उधर जैसलमेर की तरफ था, तो उससे पहले उस दूसरी सीमा थी। तो इस बार मैंने मानस बनाया था कि मैं मुनाबा आऊं। तो डीआईजी साहब से बात हुई, डीआईजी साहब ने कहा कि निश्चित रूप से आप आइए। तो आज आने की वजह से आप सबके दर्शन हो गए और हमारे सैनिकों के दर्शन करके किसको गर्व नहीं होता है। और प्रधानमंत्री जी ने तो जिस तरह से कहा है कि हमारे देश को सैनिक अगर कहीं पर भी दिखे, अगर कोई रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे कहीं एयरपोर्ट पे हो, चाहे कहीं पर भी, तो हमें उनको खड़े होकर सैल्यूट करना चाहिए। कि एक राष्ट्र के लिए ऐसी बात अगर प्रधानमंत्री जी करते हैं तो निश्चित रूप से इस दिशा में बढ़ चला है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जगह बनाओ बेटा, जगह बनाओ। लोग बने जाओगे। जाओ जाओ। आपको दे दो ये जवाब। आपको हमने खिलाया नहीं, खिला दिया जरूर है। आपने प्रकाश जी हमारे आप ले लो। अच्छा बताया। हमारे सबसे सीमावर्ती इस चौकी पर हूँ और मेरे साथ में देश के वीर सपूत आदरणीय डीआई साहब और
सभी लोग समाज के ये कैलाश साथ में है। मंदिर साहब आओ, आप भी आओ। और पीछे चले जाओ, सैनिकों को आगे आने दो। अरे अपन तो पटाखे होता है यार, मोबाइल वाला कैमरा वाला सब आगे फटाका दिखाई कौन नहीं एक ही। एक मिनट सुनो, अपन तो खड़े हो गए। उधर आओ, इधर आओ। इधर आ जाओ, इधर सभी जवान जो उधर इधर पीछे आ जाओ, पीछे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सर पीछे माता की भारत माता की भारत माता की सीमा सुरक्षा बल की सीमा सुरक्षा बल की सीमा सुरक्षा बल की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारतीय फौज जिंदाबाद भारतीय फौज जिंदाबाद। उसके बाद ये ट्रेन फिर चालू हुई और यहाँ पे जैसे हमारा मुनाबाव रेलवे स्टेशन है, वो सामने एक झंडा देख रहे हैं हमें पाकिस्तान का, ये सेम जैसे हमारा मुनाबाव है, वहाँ पे इनका मारवी रेलवे स्टेशन है। पहले 0 पॉइंट कहते थे, अभी उसको मारवी कहते हैं। तो जैसे यहाँ से हमारी, अगर हम यहाँ से आप बैठते हैं, आप जोधपुर जाते हैं, आप यहाँ से आप कराची तक ट्रेन से जा सकते हैं। यहाँ पे अभी 13 बटालियन जो है हम लोग हैं, जैसे मैंने आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बताया था, तनोट वॉरियर्स के नाम से हमें जाना जाता है। ये पहले 4 RAC बटालियन थी, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल यहाँ पे जब से आई है, यहाँ पे हमने अगर देखें कि हमने जब से तारबंदी आई है, हम लोग ऑपरेशन काफ़ी कम हो गया। जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जैसे अकली गाँव के हैं, जो आसपास के यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति जानते हैं, तब से यहाँ पे करप्शन और ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग है काफ़ी कम हो गई है। जब से फेंसिंग हो गई तो लोग भी पार नहीं जा रहे, वो चोरी चकारी की बातें भी कम हो गई। तो यहाँ का जो इम्पोर्टेंस है, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट, जो लड़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली, जैसे अगर आप कहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन जब भी नॉर्मल होते हैं, ये जो रेलवे जो है सर्विसेज बंद है, जब से हमने आर्टिकल 270 हटाया कश्मीर से, तब से आपको पता है पाकिस्तान ने स्टैंड अगेंस्ट किया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि नब्बे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं, तब से जो है बंद है। जब भी शुरू होगा तो ये जरिया है। तो आप कई लोग हैं जो लोकल है, जिनके रिलेटिव जो है अक्रॉस द बॉर्डर है, तो वो उनके लिए खिला जी थोड़ा सा एक आगे एक वोट दिया था, बोला मैंने खिला दी दिया। अच्छा, हाँ बहुत इच्छा रख के आज यहाँ पर आया हूँ। और वैसे लंबे समय से मेरा मन था कि कभी ऐसा अवसर आए कि दीपावली या किसी त्यौहार को हम अपने सैनिकों के साथ में रहें करें, परंतु आज संयोग से भी कल रात को कैलाश जी ने कहा कि सुबह अपने को चलना है। मैं बहुत अभिभूत हूँ और बड़ा खुश हूँ अंदर से। मेरी मतलब आज की दीपावली जो है वो बड़ी रोमांचित है। ये इसलिए भी है कि यहाँ पर हमारे जो वीर सपूत जो रात दिन इधर रहते हैं, जो अपने परिवार से वंचित रहते हैं, दूर रहते हैं, और उनको जब हम आके ऐसा धीरज बंधाते हैं या ऐसी बातचीत करते हैं, उनको तो अच्छा लगता है कि भी हमारे साथ में हमारा समाज खड़ा है।
ये वीर भूमि कही जाती है जहाँ पर सेना और देश की सुरक्षा के लिए जहाँ पर सैनिक रहते हैं, तो इससे तो बड़ा खुशी का विषय नहीं हो सकता। आपने यहाँ देशभक्ति के गीत भी सुनाए, फौजियों का हौसला अफजाई भी किया, कैसा महसूस किया? और मैं पहली बार मुझे बड़ा यूँ, हालांकि इतना सारा सभी सैनिकों के समक्ष, मुझे तो खुद को भी पहली बार ऐसा, क्योंकि हम सामान्य जब देश भक्ति का कार्यक्रम होता है तो सामान्य समाज के लोग होते हैं, और सैनिकों के समक्ष गाने का ये आज मैंने डीआईजी साहब से भी निवेदन किया है, मैंने कहा ऐसा भाई अवसर आए पूरे सिस्टम के साथ में, म्यूजिक के साथ में कभी गाएं, बड़ा अच्छा। और युवाओं को मैं इन सारे सैनिकों के चेहरों को पढ़ रहा था, तो वो कहीं न कहीं अपने परिवार को भी मिस कर रहे थे, कहीं उनको पुरानी यादें भी आ रही थी, पर फिर भी इनका मन कितना, मतलब कितना अच्छा है कि वो सब कुछ भूल के देश और भारत माता के लिए लगे रहते हैं। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। मोबाइल किसका है ये? हाँ तो आओ ना आप थोड़ा